दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी आज की इस नई वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी दर्दनाक घटना के बारे में बताने वाला हूँ जिसके बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हमारी आज की इस कहानी को जानने के बाद शायद आप यही कहेंगे कि कोई इंसान इतना हैवान कैसे हो सकता है, क्योंकि ये कहानी 90 के दशक की दिल्ली में घटी एक ऐसी सच्ची घटना है जिसको आज पूरी दुनिया तंदूर कांड के नाम से जानती है। भारत की राजधानी दिल्ली के गोल मार्केट इलाके में एक सरकारी फ्लैट 8/2A में सुशील शर्मा अपनी पत्नी नैना साहनी के साथ रहा करता था। सुशील शर्मा भारत की एक जानी मानी राजनीतिक पार्टी का युवा मोर्चा का अध्यक्ष था और उसकी पत्नी नैना साहनी उसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम किया करती थी। लेकिन दोस्तों, सुशील ने साल 1995 में एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया जिसको सुनने के बाद पूरी दिल्ली का दिल दहल गया था और ये घटना आज भी तंदूर कांड के नाम से फेमस है। तो दोस्तों, बात है 2 जुलाई 1995 की, जब सुशील शर्मा अपनी पार्टी के सभी कामकाज खत्म करने के बाद शाम के वक्त अपने घर की तरफ जा रहा होता है। अपने घर पहुंचने के बाद जब वो अपने घर में एंट्री करता है तब वो देखता है कि उसकी पत्नी नैना साहनी लैंडलाइन फ़ोन पर किसी आदमी से बात कर रही थी। लेकिन जब नैना साहनी सुनील शर्मा को अचानक से देखती है तो वो थोड़ा सा घबरा जाती है और वो तुरंत ही फ़ोन काट देती है। जब सुशील अपनी पत्नी को इस तरह से डरते हुए देखता है तो वो उससे पूछता है कि फ़ोन पर कौन था। तब नैना साहनी सुशील से कहती है कि वो एक रॉन्ग नंबर था और गलती से उसका फ़ोन यहाँ पर लग गया था, और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन दोस्तों, सुशील शर्मा को नैना साहनी का ये बर्ताव देखकर थोड़ा सा शक होता है, क्योंकि नैना साहनी का कॉलेज के दिनों में मतलूब करीम नाम का एक दोस्त था और उससे वो अक्सर बात किया करती थी, और इसीलिए सुशील अपनी पत्नी नैना साहनी और मतलूब करीम पर शक किया करता था कि उन दोनों का अफेयर चल रहा है। और इस बात को जानने के लिए जब सुशील शर्मा फ़ोन के पास आता है तो वे फ़ोन को उठाकर फिर से नंबर को डायल करता है, और दूसरी तरफ से नैना साहनी का दोस्त मतलूब करीम फ़ोन उठाता है। फ़ोन उठते ही सुशील शर्मा समझ जाता है कि वो मतलूब करीम ही है, क्योंकि उसने मतलूब करीम की आवाज़ इससे पहले भी कई बार सुन रखी थी। और दोस्तों, मतलूब करीम की आवाज़ सुनने के बाद उसे पूरी तरह से कंफर्म हो जाता है कि उसकी पत्नी नैना साहनी का मतलूब करीम के साथ अफेयर चल रहा है, और वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है और उस फ़ोन को वहीं पटक देता है। इसके बाद सुशील शर्मा नैना साहनी के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम उससे बात क्यों कर रही थी, तुमने मुझसे झूठ बोला कि वो एक रॉन्ग नंबर था। तब नैना साहनी सुशील को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन सुशील का गुस्सा इतना बढ़ चुका था कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, और तभी वो अपनी एक गन निकालता है और सामने खड़ी नैना साहनी के ऊपर 3 राउंड फायर करता है। उसकी पहली गोली छत पर जाकर लगती है और दूसरी गोली नैना साहनी के गले पर और तीसरी गोली सीधा ही उसके सर पर लगती है, और गोली लगते ही तुरंत वहीं पर नैना साहनी की मौत हो जाती है। और दोस्तों, यही वो चंद सेकंड थे जिनकी वजह से सुशील शर्मा का पूरा जीवन बर्बाद होने वाला था। और इसके थोड़ी देर बाद ही जब सुशील का गुस्सा थोड़ा सा शांत होता है तब उसे समझ में आता है कि उसने ये कितनी बड़ी गलती कर दी, और इसके बाद वो वहीं लाश के पास बैठकर रोने लगता है और सोचता है कि अब वो क्या करेगा, क्योंकि उससे जो भी हुआ वो सब एक हादसा था और उसने कोई भी काम जानबूझकर नहीं किया था, बस गुस्से में आकर उससे ये सब हो गया था। इसके बाद सुशील शर्मा कुछ देर सोचता है और फिर अपने कमरे से एक पॉलीथीन का बड़ा सा बैग लेकर आता है और फिर फर्श पर मौजूद खून के धब्बों को साफ करता है और नैना साहनी की लाश को उस पॉलीथीन के बैग के अंदर डालकर पैक कर देता है। और इसके बाद लगभग 8:30 बजे सुशील अपने घर से बाहर आता है और आसपास देखने लगता है, लेकिन उस समय उसे अपने आसपास कोई भी इंसान दिखाई नहीं देता। तो वो मौका पाकर नैना साहनी की लाश को घसीटता हुआ
अपने घर से बाहर लेकर आता है। घर के बाहर उसकी कार मौजूद थी। वो अपनी कार की डिग्गी खोलता है और नैना सानी की लाश को अपनी कार की डिग्गी में डालकर तेजी से अपनी कार वहाँ से लेकर चला जाता है और थोड़े टाइम तक वो सड़कों पर इधर से उधर घूमता रहता है। दोस्तों, जब सुशील शर्मा अपनी कार में जा रहा था, उसके दिमाग में कई बार ये बातें आती हैं कि कहीं रास्ते में कोई पुलिस वाला उसे रोक न ले और गाड़ी की चेकिंग ना करने लग जाए। गाड़ी में चलते चलते अचानक से सुशील के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपनी गाड़ी को लेकर दिल्ली के यमुना नदी के ऊपर बने ITO पुल के ऊपर पहुंचता है ताकि वो नैनी साहनी की लाश को यमुना में फेंक सके। इसके बाद वो गाड़ी से बाहर आता है और अपने आसपास देखने लगता है, लेकिन रात होने के बावजूद भी ITO पुल के ऊपर काफ़ी गाड़ियां आ जा रही थी और उसे ये सब देखकर डर लग रहा था कि कहीं कोई उसे ये सब करते हुए देख न ले, क्योंकि वो एक जाना माना आदमी था और इसीलिए ज़्यादातर लोग उसे जानते थे। जब काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी जब उसे नैना साहनी की लाश को यमुना में फेंकने का मौका नहीं मिलता, तब वो अपना ये आइडिया चेंज कर लेता है और एक बार फिर से वो अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाता है और वहाँ से गाड़ी लेकर चला जाता है। इसके बाद वो अपनी गाड़ी से दिल्ली के कनॉट पैलेस इलाके में अपने बगिया रेस्टोरेंट में पहुँचता है और आज के समय में इस बगिया रेस्टोरेंट का नाम संग्रीला होटल रख दिया गया है। और इसके बाद सुशील बगिया रेस्टोरेंट में अपनी गाड़ी लेकर पहुंचता है और इसके बाद वो रेस्टोरेंट के मैनेजर केशव कुमार के पास पहुंचता है और उसे रेस्टोरेंट को जल्दी से बंद करने का ऑर्डर दे देता है। लेकिन फिर केशव उससे कहता है कि अभी तो बहुत लोग खाना खा रहे हैं और अभी टाइम भी ज़्यादा नहीं हुआ है, इसीलिए बहुत से लोग अभी आ भी रहे हैं। लेकिन सुशील को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वह उससे कहता है कि सभी को कह दो कि खाना ख़त्म हो गया है। सुशील की ये बात सुनकर केशव को थोड़ा सा शक होता है, लेकिन फिर भी वो सुशील की बात को मानते हुए सभी लोगों को खाना ख़त्म होने की बात कह देता है और जो लोग वहाँ पर खाना खा रहे थे उन लोगों को भी लगभग आधे घंटे के अंदर वहाँ से भेज देता है। और इसके बाद सुशील रेस्टोरेंट में काम करने वाले लोगों को भी उनके घर भेज देता है और रेस्टोरेंट की सभी लाइटों को भी बंद करवा देता है। और लगभग 10:30 बजे के करीब जब रेस्टोरेंट पूरी तरह से बंद हो चुका था, तब उस रेस्टोरेंट के अंदर केवल केशव कुमार और सुशील शर्मा ही मौजूद थे। तब सुशील का मैनेजर केशव सुशील से पूछता है कि आखिर क्या बात है, वो इतना घबराया हुआ क्यों है। तब वो उसे अपनी पूरी कहानी बताता है कि कैसे उसने अपनी ही पत्नी को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। और जब केशव कुमार सुशील की यह बात सुनता है तो वो थोड़ा सा घबरा जाता है, लेकिन वो उसका दोस्त था और इसीलिए वो उसकी हेल्प करने के लिए सोचता है। तब सुशील कहता है कि इस हत्या से बचने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि हमें उसकी लाश को इस तंदूर में डालकर नष्ट करना होगा, वरना हम बुरी तरह से फंस जाएंगे। और दोस्तों, इसके बाद सुशील और केशव दोनों बहुत ध्यान से बाहर खड़ी गाड़ी के पास पहुंचते हैं और फिर उसके आसपास देखते हैं। जब वहां पर कोई इंसान मौजूद नहीं था, तब वे उस गाड़ी की डिग्गी खोलते हैं और उस कार की डिग्गी में मौजूद नैना साहनी की लाश को उठाकर रेस्टोरेंट के तंदूर के पास लाकर रख देते हैं। और दोस्तों, ये बात तो हम जानते ही हैं कि इस रेस्टोरेंट को अभी आधे घंटे पहले ही बंद किया गया था और इसीलिए तंदूर के अंदर अभी भी थोड़ी सी आग मौजूद थी। और तब सुशील केशव से कहता है कि बाहर से कुछ पुराने बैनर और पोस्टर लेकर आ जाओ। और इसके बाद केशव डरता हुआ बाहर जाता है और कुछ पुराने बैनर और पोस्टर लाकर तंदूर के पास रख देता है। और इसके बाद दोनों मिलकर नैना साहनी की लाश को तंदूर में डालकर जलाने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, उस तंदूर में इतनी आग नहीं थी कि उससे इंसान की लाश को जलाया जा सके और इसीलिए वे दोनों तंदूर के अंदर कागज़ और बैनर को डालने लगते हैं, जिसकी मदद से तंदूर में आग बढ़ने लगती है और नैना साहनी की लाश जलने लग जाती है। लेकिन फिर भी तंदूर में इतनी आग नहीं होती कि वो लाश को जला सके। तब केशव सुशील से मक्खन के कुछ टुकड़े मंगाता है और केशव
मक्खन के टुकड़े लाकर उन्हें तंदूर के अंदर डाल देता है। तब तंदूर में मक्खन गिरते के साथ ही तंदूर की आग तेजी से बढ़ने लगती है और नैना साहनी की लाश जलने लगती है। और ये देखकर सुशील बर्तन में रखा और मक्खन उठाता है और उसे तंदूर के अंदर डाल देता है। और इतना सारा मक्खन तंदूर में डालने की वजह से तंदूर की आग की लपटें इतनी ऊपर उठने लगती हैं कि बाहर से खड़ा कोई भी इंसान ये देखकर समझ जाएगा कि जरूर रेस्टोरेंट के अंदर आग लग चुकी है, क्योंकि आग की लपटें रेस्टोरेंट की छत को भी छू रही थी। और तभी रेस्टोरेंट के बाहर फुटपाथ पर अनारो देवी नाम की एक औरत जो सब्जी बेचा करती थी, वो अचानक से देखती है कि रेस्टोरेंट में आग लग रही है। ये सब देखकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और उसकी आवाज़ सुनकर पास में ही गश्त लगा रहे पुलिस इंस्पेक्टर अब्दुल नज़ीर कुंजू नाम का एक पुलिस ऑफिसर उसके पास आता है। और तब वो देखता है कि रेस्टोरेंट के अंदर बहुत तेज आग जल रही है। तब वो उस रेस्टोरेंट के पास जाकर देखता है तो वहाँ पर 2 आदमी खड़े होकर तंदूर में आग जला रहे हैं। जब अब्दुल नज़ीर कुंजू रेस्टोरेंट के अंदर जाने की कोशिश करता है तो केशव गेट पर आकर कहता है कि वे बैनर और कुछ पुराने पोस्टर जला रहे हैं। और जब अब्दुल नज़ीर कुंजू इस बात को सुनता है तो वो उनसे कहता है कि आग को बुझा दो। और इतना कहकर वो वहाँ से आगे की तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी उन्हें कुछ शक होता है, क्योंकि उन्हें मांस और मक्खन के जलने की बदबू आने लगती है। और इसके बाद वो फौरन ही केशव को धक्का देकर रेस्टोरेंट के अंदर जाकर तंदूर में देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। वे देखते हैं कि तंदूर के अंदर एक औरत की लाश को जलाया जा रहा है। वे फौरन ही केशव को पकड़ लेते हैं, लेकिन सुशील शर्मा वहां से भाग जाता है। और फिर अब्दुल नज़ीर कुंजू कनॉट पैलेस में मौजूद थाने में इस बात की जानकारी देते हैं। और फिर वहां पर दिल्ली पुलिस की पूरी टीम आ जाती है और नैना साहनी की लाश को उस तंदूर से बाहर निकाल लिया जाता है। और दोस्तों, उस लाश की हालत इतनी बुरी हो गई थी कि उसका पेट फाड़कर उसकी अतड़ियां बाहर आ रही थी। ये सब देखकर वहां मौजूद सभी लोगों के होश उड़ गए थे। हालांकि सुशील शर्मा वहां से भाग चुका था, लेकिन केशव कुमार को पकड़ लिया गया था। इसके बाद अगली सुबह जब ये खबर अखबारों में छपती है तब पूरी दिल्ली में तहलका मच जाता है। और जब इस बात की जानकारी मतलूब करीम तक पहुंचती है तो वो भागकर दिल्ली पुलिस के पास पहुंचता है और वो उस लाश की उंगली में मौजूद अंगूठी को देखकर पहचान लेता है कि वो नैना साहनी की लाश है, जो कि सुशील शर्मा की पत्नी थी। और इसके बाद दिल्ली पुलिस सुशील शर्मा की तलाश में लग जाती है, लेकिन काफ़ी दिनों तक उसका कुछ भी पता नहीं चलता, क्योंकि सुशील शर्मा अपना रूप बदलकर इधर उधर भटक रहा था। उसने अपने बाल कटा लिए थे और एक अलग ही रूप लेकर वो कई दिनों तक अलग अलग जगहों पर छुपता फिर रहा था। लेकिन कुछ दिनों की छानबीन के बाद आखिरकार दिल्ली पुलिस सुशील शर्मा को गिरफ्तार कर लेती है और तब वो अपनी पूरी कहानी दिल्ली पुलिस के सामने बताता है कि कैसे सिर्फ एक शक के बिना पर उसने अपनी पत्नी को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और फिर तंदूर में जलाकर उसने अपने अपराध को छुपाने की कोशिश की। और इसके बाद जब उसे कोर्ट में ले जाया जाता है तो कोर्ट उसे तुरंत ही मौत की सज़ा सुना देता है, क्योंकि ऐसा कोई भी केस इससे पहले कोर्ट में नहीं आया था। और ये केस इतिहास का एकमात्र ऐसा केस था जहां पर जब किसी इंसान ने अपनी ही पत्नी को तंदूर में डाल दिया हो। और इसीलिए जज ने सुशील शर्मा को फांसी की सज़ा सुनाई थी। लेकिन इसके बाद सुशील शर्मा हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देता है और सुप्रीम कोर्ट सुशील शर्मा की सज़ा को फांसी से कम करके आजीवन कारावास में बदल देती है और सुशील शर्मा के दोस्त केशव कुमार को 7 साल की सज़ा सुनाई जाती है। लेकिन दोस्तों, साल 2018 में सुशील शर्मा कोर्ट में अपनी रिहाई की अपील करता है, क्योंकि वो जेल में काफ़ी अच्छे से रह रहा था और उसके अच्छे बर्ताव को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट उसे समाज के लिए कोई भी खतरा ना मानते हुए उसे आज़ाद कर देती है। और दोस्तों, अब सुशील शर्मा अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करते हुए अपनी ज़िंदगी बिता रहा है। तो दोस्तों, ये थी तंदूर कांड की एक ऐसी घटना
जो ना तो 1995 से पहले कभी हुई थी और ना ही 1995 के बाद कभी हुई, और हम उम्मीद करते हैं कि कभी कोई ऐसी घटना किसी भी इंसान को देखने को ना मिले। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक करना मत भूलिए और साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लेकर आता रहता हूँ, इसलिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ।